नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं कमांडर चक्रपाणी अचैक्स एक बार फिर से डिकोडिंग 24/7 में द वर्ल्ड दिस वीक। मेरे साथ हमेशा की तरह है जनरल कार्की। जनरल कार्की, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू चैक्स। एक हफ्ते के ब्रेक के बाद फिर आया हूँ। दुनिया काफी बदल गई है। इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉक। लुकिंग फॉरवर्ड। एब्सोल्युटली, वी वर मिसिंग यू लास्ट वीक। और कई लोगों ने कहा भी है कि जनरल साहब कहाँ चले गए, तो हमने कहा जनरल साहब यहीं पे है, जरा उनका ठीक है। चलिए बात करते हैं इस हफ्ते के मेन पॉइंट्स के ऊपर। सबसे मेन पॉइंट तो यह है कि भारत और अमेरिका के बीच में क्या हो रहा है। एक तरह से विडंबना है, लेकिन इसके बाद हम करेंगे सबसे पहले। फिर एक युद्ध जो चल रहा है वो रुकने का नाम नहीं लेता। यूक्रेन में कल ही की बात है जब रशिया ने टर्की के 2 जहाजों को ओडेसा के बगल के पोर्ट के अंदर ड्रोन स्ट्राइक की है। हो क्या रहा है वहां पे? नेटो भी बिलबिला रहा है, अमेरिका तो कर ही रहा है, यूरोप की भी हालत खस्ता है। फिर हम बात करेंगे हमारे पड़ोसी और चाहते पाकिस्तान की। पाकिस्तान में बहुत सी नई चीजें हो रही हैं। रिको डेक में पैसा लग रहा है, तो मुनीर चाहते हैं कि पाकिस्तान का विभाजन वो खुद करना चाहते हैं। हम क्या करें? मतलब विभाजन नहीं कर रहे हैं, वो इसमें स्टेट्स बना रहे हैं। और सबसे आखिर में हम बात करेंगे एक नया संकट जो शुरुआती तौर पे है, वो है चीन और जापान के बीच में, जिसमें एंट्री हो गई पहले अमेरिका की, अब हो गई है रशिया की। इसका क्या मायने रखता है हम सबके ऊपर? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रंप और भारत। एक बड़ी विडंबना की सिचुएशन है। एक तरफ ट्रंप मोदी जी को फोन करते हैं, खुद फोन करते हैं, ऐसा कह लगता है कि वो सॉरी कहना चाहते हैं, देखिए ये सब हो गया, चलिए हम नए सिरे से शुरू करते हैं। अपने ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं, लेकिन उल्टी तरफ में पाकिस्तान को $680 मिलियन का पैकेज हैंड ओवर कर देते हैं कि आप अपने F-16 को ठीक कर लीजिए। एक पैक्स सिलिका बनाया है जिसमें हिंदुस्तान को निकाल दिया, उसमें इंक्लूड ही नहीं किया, निकाला तो नहीं, इंक्लूड ही नहीं किया। वहां पे एक तरफ से टैरिफ पे टैरिफ की धमकी होती है, चावल के ऊपर टैरिफ डालना चाहते हैं, लेकिन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जो ये पहले एक सेनेटर कहता है कि ये देखिए आपने क्या कर दिया, और मोदी जी और पुतिन की सेल्फी ऐसे दिखा के कहता है देखिए ये क्या कर दिया आपने। 40 ये सेनेटर्स चिट्ठी लिखते हैं मार्को रूबियो को, और अब 3 डेमोक्रेटिक सेनेटर्स ने एक बिल पेश किया है कि ये टैरिफ जो लगाए हैं ये इलीगल है। क्या देखते हैं जनरल कार्की इसमें? देखिए, इसमें तो बड़ा इंटरेस्टिंग फेज आ गया है। हर एक चीज की एक एक्सपायरी लाइफ होती है, और अभी लगता है कि ट्रम्प की जो ये दादागिरी की और टैरिफ के थ्रू इंडिया को दबाने की और इंडिया को गलत आंकने की जो उसने गलती की थी, और जो उसने वो थ्रेट लगाई थी टैरिफ की, उसकी अभी एक्सपायरी डेट आ गई है। और उसको पता है, क्योंकि उसके बावजूद भी इंडिया की इकोनॉमी जो 8% से ग्रो की थी, और जो अभी रशिया ने आके इंडिया के साथ जो ट्रेड डील्स किए थे, हम तो S-500, S-400, SU-57 की बात कर रहे थे, लेकिन ये तो बिल्कुल ही मल्टी डायमेंशनल है। इसने तो जैसे कहते हैं पैराडाइम चेंज कर दिया है। रशिया को इंडियन ओशन में बेस मिल गया है, अपनी नेवल बेस। तो जो इंडो पैसिफिक में अमेरिका इंडिया को दरकरार करना चाह रहा था, वहां पे तो उसको एक और प्रतिद्वंदी वहां पे मिल गया है। और इसको बाद में हम लिंक अप करेंगे चाइना, रशिया, जापान का जो हो रहा है इंडियन ओशन और साउथ चीना सी में। तो इसमें एक बात यह है। दूसरा, अमेरिका के अंदर खुद ट्रंप को अपनी लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी और अपने देश में जिस हिसाब से कीमतें बढ़ रही हैं, अभी जो राइस वाला उसने इंसिडेंट किया था, राइस पे टैरिफ लगाया, वो इंडिया का 1% भी से भी कम वहां पे वो है, तो इंडिया को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और इंडिया ने बोला ये डिमांड ड्रिवन है। वहां पे जो अमेरिकन इंडियंस हैं उनको बासमती पसंद है, इसलिए वो मंगाते हैं, नहीं चाहिए तो हम नहीं बेचते हैं। वैसे ही बाकी ट्रेड का भी इंडिया ने बोल दिया है। अभी जो उनका डेलीगेशन यहाँ पे आया दौड़ते दौड़ते पुतिन के पास, इंडिया ने ज्वाइंट सेक्रेटरी को वहां पे डिटेल किया है उनको नेगोशिएट करने के लिए। कोई मिनिस्टर और सेक्रेटरी ने नहीं किया है, तो उनको बता दिया है। और ये भी बता दिया है, अगर अमेरिकन जो सेक्रेटरी बोलते हैं कि थिंग्स आर वेरी गुड, इट इज द बेस्ट डील इंडिया हैज टू ऑफर, वेरी हैप्पी, तो पीयूष गोयल ने बोला तो आप साइन कर दो, हमें तो कोई जल्दी नहीं है।
तो अभी जो है पसीने छुड़वा रखे हैं ट्रम्प के, क्योंकि इंडिया ने दिखा दिया है कि हमने ऑल्टरनेट मार्केट्स, ऑल्टरनेट अलाइनमेंट्स, और आपने जो हमें नुकसान करने की कोशिश की थी वो हमारे लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आया है, और हमारी इकोनॉमी तो और बढ़िया हो गई है। थैंक यू वेरी मच ट्रम्प साहब। अब ट्रम्प को अपने बिल्कुल देश में जो है जूते पड़ रहे हैं कि 25 साल से इतनी मुश्किल से कल्टीवेट करके इंडिया को रशिया से हम नजदीक लाए थे, आपने उसकी बिल्कुल उनको तो झप्पी पप्पी में डाल दिया है। और ये जो आप बता रहे हो, जो बीएमडब्ल्यू की जगह अपनी ये कार के टोयोटा अंदर जो टोयोटा टोयोटा के टोयोटा अंदर लगाई थी। करा था, तो ये भी एक मैसेज था कि भैया पावर अभी एशिया, ईस्ट एशिया, एशिया की तरफ आ गई है, अब आपकी चीजों की हमें इतनी जरूरत नहीं है। तो ये सब देखते हुए अभी ट्रम्प का है, लेकिन उसकी जो पॉलिसी चल रही है, उसने इंडिया को चिढ़ाने के लिए जो पाकिस्तान को सर अपने चढ़ाया था, खासकर फील्ड मार्शल मुनीर को, उसी की पॉलिसी के अंतर्गत वो अभी जो बाकी डील्स चल रही हैं, क्योंकि ट्रम्प को किसी ने बता दिया कि वहां पे बहुत तेल और बहुत आपको मिनरल्स मिलेंगे और आप ही के हो जाएंगे। तो वो उसी कहानी को सुनते सुनते वो पाइट पाइपर की तरह पीछे पीछे चला जा रहा है। होना आखिर में कुछ नहीं है, चाइना ने भी आके देख लिया, बहुत लोगों ने आके देख लिया, कुछ नहीं मिलना है वहां पे। वो पाकिस्तान के अंदर लोग खुद कहते हैं कुछ नहीं मिलेगा, ये क्या कर रहा है। उसके अलावा जो डील है उसका पाकिस्तान का चलता रहेगा। F-16 में जो इन्होंने डील किया है, उसमें ये भी कह रहे हैं जो हमने उनके 11 F-16 को डिस्ट्रॉय किया था एयर में और ग्राउंड में, प्लस JF-17, इसमें हो सकता है चाइना सोच रहा हो कि हम अपने J-10 J-20 भेज के अपनी बिक्री इनके लिए पूरी कर दे, लेकिन उल्टा पड़ा है। F-16 वो ले रहे हैं। इससे दो चीजें क्लियर होती है, एक कि पाकिस्तान के F-16 लॉसेस काफी हुए थे, कुछ तो पूरे एयरक्राफ्ट होंगे, कुछ सिस्टम्स होंगे जिनके लिए उनको इमरजेंसी में ये चाहिए था। और दूसरा, ये एक डील काफी दिनों से चल रहा था जिसको सैंक्शन नहीं कर रहे थे, इंडिया को चिढ़ाने के लिए ट्रम्प ने ये भी कर दिया है। क्या ये इंडिया के लिए एक चिंता का विषय है? सर्टेनली, क्योंकि वो कहता है कि डाटा लिंक एनेबल्ड हो जाएंगे सारी हाँ, इनकी जो लिंक टेन दे 75 रहा है की है। उसमें। पर मेनली इस पैसे में मेरे को ये लगता है कि इनके जो नुकसान हुए थे उसकी भरपाई, और प्लस अमेरिका का जो लॉकहीड मार्टिन वगैरह है, इनके जो अपने एक्सपोर्ट ऑर्डर्स है, उसको पूरा करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? वो कहीं ना कहीं से लोन देगा, वर्ल्ड बैंक से, IMF से, वो पैसा उधर को जाएगा। जी बिल्कुल। अबे देखिए, एक तरह से अभी तक होता क्या था, हिंदुस्तान के जो फॉल्ट लाइंस थी उनको एक्सप्लॉइट करता था अमेरिका, और हमको आपस में बढ़ाता रहता था। हमारे लॉ मेकर्स, हमारे ऑपोजिशन लीडर्स कुछ कहते थे और हल्ला मचता था। इस बार हमने जो है पासा पलट दिया है, और अब वहां पे लॉ मेकर्स अब ट्रम्प के खिलाफ जा रहे हैं। यहां तक कि 20 स्टेट्स ने एक केस फाइल किया है ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कि आपने H-1B वीजा की फीस किस बेसिस पे बढ़ाई है, और वो खुद ही चैलेंज कर रहे हैं कि आपके जो इमरजेंसी पावर्स हैं वो तो आपने गलत इस्तेमाल किया है, तो हम ये इमरजेंसी पावर्स नहीं मानते। तो एक तरह से तो आपने पूरा का पूरा पासा पलटा है जहां तक अमेरिका का सवाल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं ट्रम्प से होते हुए पुतिन पे, क्योंकि देखिए दो ही तो स्ट्रांग मैन है अदर देन मोदी जी विश्व में जिनका कुछ तो बोलबाला है। पुतिन का आपने बिल्कुल सही आका, आए हिंदुस्तान, एक सेल्फी ली, बहुत से हेडलाइंस बने। सबसे ज्यादा हेडलाइन में यह था, अरे आपने तो कोई भी डील नहीं साइन की, कुछ नहीं हुआ, मतलब कुछ हो ही नहीं रहा है हिंदुस्तान और रशिया के बीच में। लेकिन उनके जाने के बाद भी, हफ्ते भर बाद भी, अभी भी सुनने को धीरे धीरे आ रहा है क्या क्या हुआ। चाहे वो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की बात थी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इसडेलिया 181 के ऊपर बात थी, क्रायोजेनिक इंजन जो इसरो को मिलेंगे जिससे जो हमारे रॉकेट्स हैं उनकी क्षमता बढ़ जाएगी, Su-57 के इंजन की बात हो रही है, ताकि अगर आप वो इंजन लेके तेजस मार्क 2 जिसमें F414 का इंजन लगना था, उसके ऊपर भी देखिए F414 की डील के बारे में कोई बात नहीं हो रही है। और आप ये देखिए, कल तुर्कमेनिस्तान में एक मीटिंग हुई जिसमें नवाब शहबाज शरीफ भी थे, लेकिन वो 40 मिनट इंतजार करते करते कमरे के अंदर घुस गए जहां एर्डोगन और पुतिन बात कर रहे थे। उनको वहां से खदेड़ दिया गया
और उसी बीच खबर आती है जब मीटिंग चल रही थी एर्दोगन और पुतिन की, तो रशिया ने यूक्रेन के पोर्ट ओडेसा के पास 2 टर्किश जहाजों को ड्रोन से मारा है। बहुत व्यापक, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। क्या आप इसको एक तरह से देखते हैं कि टर्की को टिट फॉर टैट किया जा रहा है कि साहब आपने हमारे 2 जहाजों पे अटैक करवा दिया था या फैसिलिटेट किया था स्ट्रेट्स ऑफ बॉस्फोरस के जस्ट बाहर यूक्रेनियन ड्रोन से, तो हमने आपको अपने आपकी जगह दिखा दी है। क्या आपको लगता है एक तरह से एर्दोगान को भी उसकी जगह दिखाई जा रही है? क्योंकि टर्की तो मशहूर है पीठ पे छुरा भोंकने के। कैसे देखते हैं आप? जी बिल्कुल, ये जो एर्दोगान की जो दोगलापन है, वो नेटो का मेंबर है और यूक्रेन युद्ध में वो जबरदस्ती अपने नाक घुसा रहा है और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वो हेल्प कर रहा है। और आपने ठीक बोला, जो बोस्फोरस पे 2 रशियन नेवल शिप्स थे, उसका कुछ ना कुछ तो रिएक्शन आना था और ये रिएक्शन शायद आ गया है। और जब ये ऐसे अटैक होते हैं, लोग डिनाई कर देते हैं, जैसे बोस्फोरस में रशियन टैंकर, इंटेलिजेंस एजेंसीज को, जो कंसर्न कंट्रीज, उनको पूरा पता रहता है किसने कराया है और ये तो बिल्कुल साफ था कि कौन करवा रहा है। तो ऐसे में जो ये 2 अटैक वहां पे उनके शिप पे हुए हैं, वो बहुत बढ़िया है कि भैया ये जो मेरा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है और जहां मेरे ऑपरेशन चल रहे हैं, वहां आपका कोई काम नहीं है, आप पीछे हट जाइए। और अभी रशिया ने जितने तेवर दिखाए हैं और जो उनका एक्सेलरेटेड हो रखा है मोमेंटम, प्लस उनके कोई ना इकोनॉमी डाउन हो रही है ना मिलिट्री पावर, वो भी थैंक यू ट्रम्प कह सकते हैं, क्योंकि ट्रम्प के जो सैंक्शंस थे और जो ये यूक्रेन वॉर बाइडेन ने शुरू कराई थी, उसके चलते चलते जो स्लीपिंग रशिया था, वो भी अभी जाग के अपनी इंडस्ट्रीज, इंफ्रा, ट्रेड रूट्स, अपने अलायंसेस, उनको दोबारा से तगड़ा कर रहा है और इट हैज कम आउट स्ट्रॉन्गर। वो इस क्राइसिस से स्ट्रॉन्गर आया है, जैसे कि इंडिया आया है। तो ऐसे में टर्की जैसे लोग जो लोकल बादशाह या लोकल दादा बनना चाहते हैं, उनको एक बहुत अच्छा लेसन मिला है कि आप दूर रहिए, हमसे मत आइए। और ये लेसन बाकी पोलैंड वगैरह के लिए भी है, जो कि काफी उत्सुक है कि हम भी कुछ अगर होगा तो हम देख लेंगे। तो ये मैसेज बड़ा क्लियर है कि लड़ाई ये खत्म नहीं है और कोई यहाँ पे ना आए, ये मेरे और जेलेंस्की के बीच में है। खत्म होना है तो होने दो, लेकिन मेरी टर्म्स पे होगा। बाहर वाले अगर ज्यादा कुछ करेंगे तो आप भी इसकी आग में झुलस जाओगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं अभय। देखिए, क्या आपको नहीं लगता कि जब मोदी और पुतिन के बीच में वार्तालाप हुआ था, उस समय उन्होंने ये प्लान किया कि जो फिशर्स हैं, जो दरारें हैं, चाहे वो अमेरिका के अंदर हो, चाहे वो नेटो में हो, चाहे वो यूरोपियन यूनियन में हो, उसका हम दोनों मिलकर फायदा उठाते हैं। एक तरफ देखिए, हमने फायदा उठाया, हमने बातें की उसके बारे में। अब रशिया क्या कर रहा है? रशिया के सामने एक तरफ यूरोपियन यूनियन है जो खड़ा है, उसको सबको लगता है मुस्तैदी से खड़ा है, लेकिन उनके बीच में दरारें हैं। पोलैंड कहता है मैंने 14 मिग-29 तो दे दिए थे, 14 बचे थे वो भी मैं दे रहा हूं। स्लोवाकिया ने भी दे रखे अपने 7 मिग-29 वहां पे। लेकिन जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन है ना, इकोनॉमिक रिसेशन के कगार पे खड़े हैं, उनके पास पैसा नहीं है। रशिया ने की वजह से अमेरिका ने एक तरीके से कह दिया कि देखिए, नेटो आप अपना भार खुद उठाएं, 5% अपना जीडीपी में डिफेंस में डालें, मतलब मुझसे हथियार खरीदें। लेकिन उसके उल्टी तरफ में ट्रंप कहते हैं नेटो और यूरोप एक डीकेइंग इकोनॉमी है, डीकेइंग सिविलाइजेशन है। और वो कहते हैं कि आपने कहा, जब हम बात कर रहे थे C5 की, उसकी हम विस्तार में चर्चा करेंगे बाद में, लेकिन उस C5 में यूरोप का कोई भूमिका नहीं है। जो पीस डील की बात हो रही है यूक्रेन में, उसमें ना यूक्रेन की भूमिका है ना यूरोप की भूमिका है। बात तो सिर्फ अमेरिका और रशिया कर रहे हैं। तो क्या ये दरारों का इस्तेमाल दोनों पुतिन और मोदी मिलके कर रहे हैं? इसमें तो कोई शक नहीं है। देखिए, जिस हिसाब से अमेरिका ने हमारे साथ दोगलापन किया है और हमारे रीजन में पाकिस्तान हो, चाहे नेपाल हो और बांग्लादेश हो, जो उनका इंटरफेरेंस रहा है और इंडियन इंटरेस्ट को दरकिनार किया है और हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रहे हैं। और देश के अंदर भी जो कई जो हमारा 0.5 फ्रंट है,
उसमें कई बार अगर आप देखें तो चाइना ये अमेरिका का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, हमारी पॉलिटिकल प्रोसेस में इंटरफेरेंस है। पिछले जनरल इलेक्शन के बाद इनके जो एम्बेसी के सीनियर काउंसलर्स थे वो जाके साउथ इंडिया में नॉन बीजेपी स्टेट्स में जाके चीफ मिनिस्टर को मिल रहे थे। तो ये करेक्ट। उस समय की बात थी जब वो सोच रहे थे कि हम पूरा रिजीम चेंज करा देंगे, इस बार तो मोदी को हरा देंगे और अपनी एक फेवरेबल रिजीम लाएंगे जो कि उनकी एक टेम्पलेट है। तो ऐसे में करेक्ट। अभी और उसके ऊपर से टैरिफ पे के ऊपर टैरिफ और कोई हिपोक्रेसी जो यूएस दिखा रहा था, चाइना पे टैरिफ नहीं होगा ऑयल का लेकिन इंडिया पे टैरिफ होगा, जबकि चाइना हमसे ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है क्योंकि चाइना से वो डरता है। तो एक बुली और एक अनरीजनेबल सो कॉल्ड पार्टनर को अगर आपने ठीक करना था तो आपके पास एक ऑल्टरनेटिव था, इंडिया हेजिंग, जो हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात है। बिल्कुल ठीक है, आप नहीं करोगे तो हम वहां जाएंगे, अच्छी हेजिंग कर रहा है। और रशिया और इंडिया का जो हिस्टोरिकली कभी भी ट्रस्ट टूटा नहीं है, ट्रस्ट स्ट्रांग होता गया हमारी पार्टनरशिप का। अमेरिका के साथ हिस्टोरिकली हमारा ट्रस्ट हमेशा टूटता रहा, हर एक पर हर एक कदम पे जब भी हमने अपने को इंडिपेंडेंट या ऑटोनोमस बनाना चाहा तो अमेरिका ने सैंक्शन दिए या हमारे दुश्मनों को मदद देनी शुरू की, जैसा भी फील्ड मार्शल है। तो ये इंडिया के इंटरेस्ट में नहीं है। अमेरिका द हेजेमन, वो किसी को ऊपर आने नहीं देगा। तो ऐसे में बिल्कुल ठीक है, इंडिया ने रशिया के साथ मिलके, और क्यों नहीं करेगा, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज आपस में काम कर सकती है कि जो बाहर से हमारे पास जो खतरे आ रहे हैं उनके भी सुराग और कुछ मिल जाएंगे। कहते हैं कि जो रशिया में एक सॉरी चाइना में जो अटेम्प्ट एक कहते हैं हुआ था मोदी के ऊपर, तो उसमें रशियन इंटेलिजेंस का भी हाथ रहा होगा। जो अभी बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो अननोन गनमैन का हो रहा है उसमें भी हम्म। इंटेलिजेंस मिलती रहती है, वो एग्जीक्यूशन होता रहता है। तो ये तो चलते रहते हैं, लेकिन फिलहाल इस बार खुले रूप से जो हमने रशिया के साथ प्लानिंग की है उसमें ऑब्वियसली जो यूक्रेन का आगे का है और जो यूरोप की जो कूटनीति चल रही है उसको कैसे काउंटर करना है डोमिनेंस को, वो रशिया के साथ हमने बात की है। बिल्कुल सही। तो देखिए, अगर हमने रशिया और यूक्रेन की बात की है, एर्दोगन की मीटिंग की बात की है, और उसमें शाहबाज शरीफ की भूमिका 40 मिनट के इंतजार की बात की है, तो पाकिस्तान पे चलते हैं। पाकिस्तान में बहुत दिलचस्प चीजें हो रही हैं। पहले तो बातें चल रही थी कि कौन सा प्रोविंस सबसे पहले पाकिस्तान से अलग होगा। एक तरह से होड़ लगी हुई थी कि बलूचिस्तान पहले जाएगा या खैबर पख्तूनवा पहले जाएगा। तो पीओजेके ने अपना सुरसुरा छोड़ दिया, और पीओजेके ने अगर किया तो वहां पे सिंध ने कहा कि साहब हम क्यों पीछे रहे, हम भी इंडिपेंडेंस चाहते हैं। और फिर सराइकी रीजन तो वैसे ही अपने तरफ में थोड़ा सा गर्दिश में है। ये सब होते होते हमको खबर आती है कि आसिफ मुनीर खुद चाहते हैं कि पाकिस्तान के जो 4 बड़े प्रोविंस हैं इनका विभाजन किया जाए, इनको 3-3 प्रोविंस में अलग अलग बांटा जाए। क्या आपको दिखता है इसकी वजह क्या होगी? क्या ये इंसर्जेंसी, जो वो इंसर्जेंसी कहते हैं, आज हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंस या फ्रीडम स्ट्रगल है, वो फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो कहना वो अपना चाहते हैं? क्या इसका ये निकाला जाए कि आप एक तरह से डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं? एक सवाल आपके लिए यह है। अब है एक सवाल और है। देखिए, रिको डेक में आपने अमेरिका को कहा है कि साहब आप आइए और ये सब यहाँ पे करिए, लेकिन इसी एरिया में पिछले 1 हफ्ते के अंदर अंदर बहुत से अटैक्स हुए हैं। इतने अटैक्स हुए हैं कि इसका कहना बहुत मुश्किल है कि कहां पे जाके ये रुकेंगे। मैं आपको लिस्ट बता देता हूं। एक चगाई हिल्स में नोकुंडी नाम की जगह है जहां पे फ्रंटियर कोर के हेडक्वार्टर पे अटैक हुआ। पाक आर्मी की जो ऑयल डिपो है जिवानी एयरपोर्ट के पास, वहां पे अटैक हुआ। स्नाइपर अटैक्स हुए हैं बलूचिस्तान में 3 अलग अलग जगहों पे। और बीएलए ने क्वेटा में एक एम्बुश किया और वहां के जो स्टेशन कमांडर थे उसके जगह पर निकाल दिया और खुद बैठ गए और फिर उसके बाद चुपचाप गायब हो गए। तो ये तो आपको दिखाई दे रहा है कि बहुत गड़बड़ चल रही है। ये सारी चीजें आप कैसे देखते हैं? रिकोडेक में $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट और 12 टुकड़े पाकिस्तान के। पहले 12 टुकड़े पे आ जाते हैं। देखिए ये जो 12 टुकड़े हैं इसमें हमें ये समझना पड़ेगा कि हिस्टोरिकली पाकिस्तान कुछ नहीं है।
ये एक आइडियोलॉजिकली क्रिएटेड एरिया ऑफ लैंड है, जिसमें बाउंड्रीज जो है वो भारत के साथ तो जो है वो तो है ही है कंटेस्टेड, उधर पे जो ड्यूरन लाइन है अफगानिस्तान वो भी कंटेस्टेड है। और विद इन करेक्ट। पाकिस्तान जो लोगों को अपना पाकिस्तान बनाया, वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान बने। वो तो यूपी, इंडिया के यूपी के मुस्लिम वगैरह जिन्ना वगैरह का एक फतवा था, तो वो वहां पे जाके बन गया। सिंध तब रोया था, बलूच तब रोए थे, खान अब्दुल गफ्फार खान नॉर्थ वेस्ट फ्रंट पॉइंट वो रोए थे, नहीं करो तो। और वहां पे जाके आपने उन जो रीजनल लैंग्वेज थी, पश्तो थी या बलोच की। हजारास का इलाका था, नीचे सिंध था, बलूचिस्तान, सबकी भाषा अलग थी, सबके ऊपर आपने जाके उर्दू और पंजाबी ठोक दी है। तो तो वो करेक्ट। इस जो नेशनल आइडेंटिटी पाकिस्तान की है, वो एक किसी के दिमाग में थी, वो कोई ऐसी चीज बनी ही नहीं पा रही थी। और इसीलिए अभी भी वहां पे ट्राइबल आइडेंटिटीज बहुत स्ट्रांग है। और पाकिस्तान के आइडिया के अगेंस्ट बलूचिस्तान सिंध ये सब आप देख ही रहे हैं। कश्मीर वाले कश्मीरियत बोलते हैं, वो वाले पख्तून जो पख्तून बोलते हैं, सिंधी सिंधी बोलते हैं। कल्चर अलग है, काम करने के तरीके अलग है, और वो अपने ट्राइबल लीडर से ही ऑर्डर लेने में सेटिस्फाइड है। तो ये जो आइडिया है 12 का सूबों का, ये आज का नहीं है, अपने मुनीर का नहीं है, ये 3-4 महीने से वहां पे बात चल रही थी। और ये कह रहे थे कि जो ये बड़ी फैमिलीज है, अच्छा इसमें एक और एंगल है, जो बड़ी पॉलिटिकल फैमिलीज है, शरीफ फैमिली ने पंजाब को पूरा कब्जा कर रखा है, भुट्टो फैमिली ने नीचे सिंध को कर रखा है। तो ये बड़ी बड़ी फैमिलीज ने जो है वो नीचे जो प्रोविंशियल या जो ट्राइबल इलाके हैं, उनकी एस्पिरेशंस, उनकी लोकल प्रॉब्लम्स पे ध्यान नहीं देते हैं। ये जमींदार, सुपर जमींदार हैं, जो कि पॉलिटिकल पावर भी यील्ड करते हैं, और वहां पे लोगों को बंधुआ लेबर, स्लेव लेबर जैसा करते हैं। ऐसे में लोगों ने बोला था, जब लोकल पार्टीज या लोकल बॉडीज को कोई अगर आवाज नहीं देते, तो उनको अलग प्रोविंस ही बना दो, तो वो प्रोविंस जो है अपनी अपनी ट्राइबल एफिलिएशन या जो भी पुरानी है उसके हिसाब से अपनी बॉडीज बना के रूल कर सकते हैं आपस में। और ये बड़ी पॉलिटिकल फैमिलीज की पकड़ उतनी कमजोर हो जाएगी। इसमें अगर आप पूछो ये चीज ठीक है, तो सिंध को छोड़ के भुट्टो बोलेगा हाँ पंजाब में आप कर दो, पंजाब में कर दो। नवाज शरीफ को बोलो कर दे, कहता हाँ सिंध में कर दो, पंजाब में मत करो। तो ये आपस में जो इनका विरोधाभास है, ये बहुत बड़ा है। और दूसरा, आप देखिए, हमने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश वगैरह को बाइफरकेट किया था, कोई आसान काम है? कितना पैसा चाहिए? एक नई कैपिटल बनेगी, वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग बनेगी, उतना आपको एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज चाहिए, इलेक्शन चाहिए। ये सालों साल का काम है, और इसमें इतना पैसा चाहिए होता है। एक फालतू किसी की ख्याल को जमीन में डालने के लिए इतना पैसा पाकिस्तान तो अफोर्ड नहीं कर सकता है। अब वो कुछ भी बोले, आज की तारीख में वो अपने लोगों को खाना पीना, दवाई और स्कूल दे दे, वो तो उससे हो नहीं रहे। नई नई 12 अगर उसने स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज बनानी है, तो उतना ही करप्शन ही बढ़ाएगा। ये पॉलिटिशियंस का काम कुछ नहीं होना है। और जहां तक मुनीर का ख्याल है, वो शायद इसलिए सोचता है कि वो कुछ एक प्रोविंस पे जहां पे कम वायलेंस है, कम प्रोटेस्ट है, थोड़ा प्रो पाकिस्तान है, उनको अपना इकट्ठा कर लूंगा, और बाकी की जगह पे मैं फौज को डिप्लॉय ज्यादा कर सकूं। शायद अच्छी तरह से मेरे जो एंटी इंसर्जेंसी कैंपेन्स है वो चल सकती है। और जो अगर सैंक्शंस भी आते हैं, तो वो आप उनको डाइवर्ट कर सकते हो कि ऐसा। तीसरी बात ये भी है, ये हर स्टेट को, जो कंट्री में तो डेट है ही है, हर सिंध बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा कर्जे में स्टेट गवर्नमेंट्स भी डूबी हुई है। जब आप इनको 3-3 प्रोविंसेस में करोगे, तो वो डेट कौन लेके जाएगा? कौन उसको पे ऑफ करेगा? कौन इनहेरिट करेगा? तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी चीजें हैं। ये शायद अपना एक ख्याल को जमीन में डालने के लिए जैसे पाकिस्तान बना दिया था, अब पाकिस्तान के अंदर ये और हरकत करके वो सिचुएशन को और खराब ही करेंगे। इसमें मेरे को कोई ना तो पॉलिटिकल, ना मिलिट्री, ना सिक्योरिटी, तीनों तरफ से, या फाइनेंशियल, तीनों तरफ से कोई इसकी वायबिलिटी नहीं दिखती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं अभय। देखिए, घर में नहीं है दाने, अम्मा चली बुलाने, ये है पाकिस्तान का हाल। ठीक है, आपसे अपना 4 प्रोविंस तो संभाले नहीं जाते, आप इनको 12 करेंगे। और इनके लिए आपको, जैसा आपने सही कहा है, अगर आप आंध्रा और तेलंगाना का ही एग्जाम्पल देखते हैं, तो कईयों दसियों हजार करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, अभी तक पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। और इसको हुए भी 10 साल से ज्यादा हो गए। तो हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं
चीन और जापान की लड़ाई की। देखिए, कुछ ही दिन पहले की बात है जब जापानीज प्राइम मिनिस्टर तकाइची ने कहा था कि अगर चीन ताइवान में इंटरवीन करेगा तो हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हमारे लिए ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो जाएगी, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद चीन में लग गई आग, उसने अपने टूरिस्ट को भेजना बंद कर दिया, हवाई जहाज कम कर दिए, ट्रैवल कम कर दिया, जापान से जो ना सी पोर्ट इम्पोर्ट होता था वो बंद कर दिया। फिर आप उठा के रोते हुए गए यूएन में, और फिर शी जिनपिंग ने सडनली, ये ऐतिहासिक पहल है, पहली बार हुआ है जो खुद फोन किया, वो भी डोनाल्ड ट्रंप को, इसी मसले पे। डोनाल्ड ट्रंप ने तकाइची को कहा भैया जरा शांत हो जाएं, लेकिन उसके बाद इंसिडेंट होता है जब लाओलिंग से चीनी हवाई जहाज उड़ते हैं और वो रेडार लॉक करते हैं जापानीज फाइटर्स के ऊपर। मतलब यह है कि एक बटन ट्रिगर दबा देते तो जापानीज फाइटर्स को आप ध्वस्त कर सकते थे। फिर आप एक शो ऑफ फोर्स करते हैं रशियन बॉम्बर्स के साथ साउथ कोरिया के बगल में, उनके एरिया एयरक्राफ्ट आइडेंटिफिकेशन जोन में नहीं गए लेकिन उनके बगल में गए। फिर आप यही चीज करते हैं जापान के साथ। इसका नतीजा ये होता है कि जापान और अमेरिका मिलके B-52 बॉम्बर्स के साथ वही रूट पे फॉलो करते हैं। तो ये टिट फॉर टैट चला जा रहा है। एक तरह से ये स्थिति जो है, जो विस्फोटक होती जा रही है, कैसे देखते हैं आप इसको? जी, ये इसका भी एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव मैंने पिछली बार बताया था कि कैसे चाइना करेक्ट। और जापान के बीच में, चाइना की तरफ से खासकर बहुत नफरत है जापान के लिए, क्योंकि जापान ने अपने जब वो चाइना के ऊपर उसकी कॉलोनी थी, उसने रूल किया था, इंपीरियल पावर था, तो उन्होंने काफी मैसेकर वगैरह किए थे। खैर, और कई जमीनें इंक्लूडिंग ओकिनावा, ये क्लेम करते हैं चाइना कि ये भी हमारा ही इलाका है, इसमें तो बिना बात में इन्होंने जापानीज ने ऊपर से घेरा कर रखा है। फिलहाल अभी जो बात आई थी, ये है जापान के ट्रांसफॉर्मेशन की और अमेरिका की विड्रॉल की। क्योंकि अमेरिका में ट्रम्प वगैरह ने बोला, कहते कि मोनरो डॉक्ट्रिन दोबारा बोल रहे हैं कि भैया हम अटलांटिक और अपना पैसिफिक के इस साइड और अपने अमेरिकास को हम कंट्रोल करेंगे, बाकी आप नेटो अमेरिका में अपना खुद पैसा लगाओ और खुद अपनी रक्षा करो, हमसे मत पूछो। और वैसा ही उसका ऐसा भी लगा कि ताइवान की तरफ भी उसने कभी कोई खुल के, अभी जैसे पहले पूरी कैरियर ग्रुप आ जाता था और ताइवान स्ट्रेट पे खड़ा हो जाता था अगर चाइना कुछ करे, अब वो वाली चीजें, वक्त बदल गया है, चाइना की भी अब कैपेबिलिटी बहुत बढ़ गई है। अब वो एग्रेसिव पोस्चर साउथ चाइना सी में अमेरिका का कम होने लग गया है। तो अभी जो लेटेस्ट तकाइची जापानीज प्राइम मिनिस्टर के जो स्टेटमेंट के बाद जो स्पैट हुआ है और जो बात हुई है चाइना और अमेरिका की, इसमें मेरे दिमाग में काफी हास्यास्पद चीज आती है। हो सकता है उसने बोला हो अमेरिका ने कि भैया ठीक है, हो जाएगा, तुम क्यों चिंता करते हो। तो जिनपिंग ने ये बोला होगा, सोयाबीन आपने बेचने हैं या फिर मैं रोक लूं, और उन्होंने बोला ठीक है मैं जापान को बता देता हूँ। ये ये स्थिति आ गई है। अभी इकोनॉमिक लीवर और मिलिट्री लीवर दोनों चाइना के पास है, और अमेरिका की जो वो तब की पावर होती थी वो अब नहीं रही है। आज की बिल्कुल नहीं तारीख रही। में इंडिया से वैसे ही जूते खा रहा है ट्रम्प, हाथ जोड़ के खड़ा है कि ट्रेड डील कर लो। ऊपर से यहाँ पे आप चाइना चाइना के पास वो जाता है तो चाइना उसको 5-6 चीजों की लिस्ट देके देगा, ठीक है मैं सोचूंगा तुमसे लेना नहीं लेना है। इंडिया कहता है सोचूंगा मैं ट्रेड डील साइन करना है नहीं करना है। तो ऐसी हालत में वो अब जापान को क्या बताएगा। लेकिन हाँ ठीक है, अभी उसके बाद रशिया और चाइना, क्योंकि चाइना ने रशिया को बहुत मदद की है इस यूक्रेन यूक्रेन में। कॉन्फ्लिक्ट में, तो रशिया ओज इट टू चाइना दिल से, चाहे वो चाइना और रशिया का भी कोई पीपल टू पीपल हेट्रेड है, वहां पे कोई वो नहीं है। वो एक मजबूरी है कि दोनों एक साथ आ रखे हैं अभी, क्योंकि निक्सन ने चाइना को तोड़ा था रशिया के अगेंस्ट जब चाइना का राइज हुआ है, और हमेशा इनकी वो कमचटका और वगैरह वगैरह भी इनकी लड़ाइयां होती रहती थी। तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल प्रेमी कम्युनिस्ट कंट्रीज है, ये काफी ओपोनेंट टाइप रहे हैं। लेकिन आज की तारीख में रशिया एक कृतज्ञ है चाइना को कि उसके इस क्राइसिस में चाइना ने उसको हेल्प किया है। इसलिए अगर आज की तारीख में कॉमन उनका एनिमी अमेरिका
कुछ ऊपर नीचे कर रहा है और जापान के साथ पेट्रोलिंग कर रहा है, एरियल पेट्रोल्स कर रहा है और शो फोर्स कर रहा है, तो उन्होंने बोला कि हम भी अपना करेंगे। तो ये रशिया और चाइना ने मिलके अपनी एयर पेट्रोलिंग की है। चाइना ने जो जापानीज के फाइटर्स को लॉक किया है एयर में, वो एक इंस्टिगेशन था, और इसमें दोनों तरफ का अभी जो एस्केलेशन है वो तो थोड़ा बढ़ गया है, पर क्या ये आगे एक एक्चुअल लाइव फायरिंग में कन्वर्ट होगा, मेरे को नहीं लगता। ये पावर प्ले है, डिस्प्ले है और पावर प्रोजेक्शन है। अमेरिका बता रहा है मेरे दांत टूट गए लेकिन चिकन मैं अभी भी खा सकता हूँ। तो ये उस वाली स्थिति में है ये लोग, ये चलता रहे। जी बिल्कुल सही, चिकन तो खा रहे हैं और हम लोग सब के सब चिकन खा रहे हैं। और एक तरह से जैसे आपने बिल्कुल सही कहा था, थैंक यू ट्रम्प। चाहे वो हिंदुस्तान के एक्सपोर्ट जो बढ़ गए, थैंक यू ट्रम्प। चाहे वो हमारे ट्रेड डील्स में हम काफी आगे जा रहे हैं, थैंक यू ट्रम्प। चाहे वो रशिया वहां पे ओडेसा तक जाने की फिक्र में है, और अगर उसने ओडेसा को ले लिया तो यूक्रेन हो जाएगा लैंडलॉक कंट्री, थैंक यू ट्रम्प। यहाँ पे रशिया और चीन अगर करीब आ रहे हैं, वो भी जबरदस्ती में आ रहे हैं, इसलिए नहीं कि वो चाहते थे, अगेन थैंक यू ट्रम्प। और जापान अगर ट्रांसफॉर्म कर रहा है अपने आप को एक डिफेंसिव की जगह ऑफेंसिव नेशन में, साउथ कोरिया कर रहा है, ताइवान कर रहा है, फिलीपींस कर रहा है, अगेन थैंक यू ट्रम्प। तो इस सब के साथ थैंक यू ट्रम्प कहते कहते बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभय, बहुत मजा आया है इस एपिसोड में। ये थी सारी ना खबरें, अगर आप मान लें मेजर खबरें इस हफ्ते तक। इंतजार कीजिए अगले हफ्ते तक। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।